चलो अपन सेबी का रिविजन करते हैं। तो देखो सेबी का इससे पर्पज़ क्या है, सेबी का इस्टेब्लिश होने का। तो एक बोर्ड इस्टेब्लिश हुई है जो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, जो रेगुलेट करता है सिक्योरिटी मार्केट को। तो देखो अपन ने पढ़ा था प्रोटेक्ट, प्रमोट, डेवलपमेंट और कंट्रोल। प्रोटेक्ट, प्रमोट, रेगुलेट और डेवलप, रेगुलेट और डेवलप, ठीक है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, प्रमोट द मार्केट, डेवलपिंग द मार्केट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। तो प्रोटेक्ट, प्रमोट, तो प्रमोट द सिक्योरिटी मार्केट, अपन वो बोल सकते हैं प्रमोट द फेयर डीलिंग, प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर, ठीक है। प्रमोशन फेयर डीलिंग, प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, रेगुलेट करता है, डेवलप करता है कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो तरीके से होता है सिक्योरिटी मार्केट में बाय सेलिंग हो। फिर कुछ पॉइंट है सेक्शन 5 में बोला है चेयरमैन में होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। ये 3 बोल करेगा पर 5 ईयर है, होल्ड करेगा ऑफिस 5 ईयर और 65, ठीक है। 65 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। बाकी जो रीअपॉइंटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट उसका रीअपॉइंटमेंट करता है। तो ये जब एक्सपायरी हो जाती है तो रीअपॉइंट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रीअपॉइंट करता है। और इनफैक्ट जो है आपका राइट भी है रेलिंक्विश करने का ऑफिस, आप किसी भी टाइम पे रेलिंक्विश कर सकते हो ऑफिस। बस आपको जो है 3 महीने का नोटिस राइटिंग में देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 महीने का नोटिस राइटिंग में तो आप रेलिंक्विश कर सकते हो। तो देखो आप बिफोर द ऑफिस भी जो है रेलिंक्विश कर सकते हो, बस आपको 3 महीने का नोटिस जो है राइटिंग में देना है। देखो क्वेश्चन इतना रेलेवेंट नहीं, जो रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे तो अपन वो क्वेश्चन भी अपन पढ़ लेंगे। तो सेक्शन 5 के अपन ने बात कर ली, रेलिंक्विश कर सकते हो, बस 3 महीने का नोटिस आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना। अब देखो मेंबर का रिमूवल होना, सेबी के मेंबर का रिमूवल, तो एक हो गया रेलिंक्विश और एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव भी कर सकता है। तुम खुद रेलिंक्विश करो, सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर रहा है। तो देखो कब रिमूव करेगा, जब इंसॉल्वेंट हो, जब अनसाउंड माइंड हो। अनसाउंड माइंड किसने बोला है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने बोला अनसाउंड माइंड। Convicted of an officer involving moral turpitude, the convicted for an office in the center in the opinion of central government involving moral turpitude, या सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में आपने अब्यूज़ करी है पोजीशन और कंटिन्यू करना ऑफिस डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 2 केस में है कि कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस और ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कि आपने अब्यूज़ करी अपनी पोजीशन, कि आपने जो है ऑफेंस कन्विक्ट किया इन केस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड। तो कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड कि आपने जो है ऑफेंस कन्विक्ट किया है, आपने ऑफेंस कन्विक्ट किया है, आप ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुए हो, ये इन्वॉल्व करता है मॉरल टर्पिट्यूड। अब रिमूव करने से पहले जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है। तो देखो एडजुडिकेटेड हो, इंसॉल्वेंट हो, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस से, ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आपने अब्यूज़ करी पोजीशन। तो ऐसे केस में वही है कि अगर मेंबर ने कंप्लेंट करी है तो ऐसे केस में जो है अगर मिसयूज़ करी पोजीशन, अगर आप ऐसी कंप्लेंट कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसको लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अब्यूज़ इज पोजीशन डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट, विच लीड टू डेट्रीमेंटल पब्लिक इंटरेस्ट, तो फिर जो है वो रिमूव कर देगा। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो जाएगी। तो इसको बोलते हैं IUC अब्यूजिव। फिर अपन ने पढ़ा है वापस कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रिमूव कर सकती है। वही है कि IUC इंसॉल्वेंट है, अनसाउंड माइंड है, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन एज पर द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, या तो अब्यूज़ करी इस पोजीशन, ठीक है, डेट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट। अब बोला गया है कि अगर Z जो है डिक्लेयर होता है कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा, तो ये ऐसा है कि देखो सिंपल से आधे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देंगे, ठीक है। तो हर केस में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, भले जो है अनसाउंड माइंड जैसा डिक्लेयर हो गया बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, फिर भी जो है उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। जेड का नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। देखो कंप्लेंट करी है, अब कंप्लेंट करी है तो देखो अगर मैं भी वापस बोल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शायद तब नहीं देते जब जो है अनसाउंड माइंड कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर करा है। अगर आप तुम बोल रहे हो तब उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देंगे। और अब देखो अगर लग रहा है तो फिर वो रिमूव करेंगे क्योंकि अब्यूज़ करी पोजीशन या कोई सा अदर रीज़न से अगर लग रहा है कि जो है वो फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है तो फिर जो है फिर ऐसे कैसे रिमूव कर देंगे। क्योंकि देखो इनकम्पिटेंसी ऑफ Z जो है वो डिक्लेयर्ड होना चाहिए सबसे पहले, तो जाके जो है हम एक बार रिमूव भी कर सकते हैं। पर जब डिक्लेयर्ड नहीं है तो फिर हम उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देंगे। फिर कुछ है कि स्पेसिफाई द मेजर्स, बोल कर सेबी ने जो है इंस्पेक्शन करी है बुक्स ऑफ अकाउंट की, तो मेजर बताओ जो अंडरटेकर करना है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर के लिए। स्पेसिफाई द मेजर बताओ। देखो बोला गया है कि जब SY 11(4) जो है सेबी बाय ऑर्डर वो रिकॉर्ड करेगा रीजंस राइटिंग में, ठीक है। और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटी मार्केट टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स।
इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए वो एनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ले सकता है। तो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए जो है वो एनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ले सकता है, राइट। तो देखो क्या बोल के रखा है, क्या क्या कर सकता है। ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटी, वो पहले क्या क्या कर लेगा, देखो समझो। ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटी, वो ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी को सस्पेंड कर देगा। जो सिक्योरिटी की ट्रेडिंग है ना उसको सस्पेंड कर देगा। तो सस्पेंड कर देगा ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी, ठीक है। फिर सिक्योरिटी को रोक देगा, इनफैक्ट सस्पेंड कर देगा, ठीक है। और रिस्ट्रेन करेगा पर्सन को कि वो एक्सेस नहीं कर सकते सिक्योरिटी मार्केट। तो ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी को रोक देगा, रिस्ट्रेन कर देगा पर्सन को कि आप एंटर नहीं कर सकते सिक्योरिटी मार्केट। तो जो नए पर्सन है उनको बोल देगा कि भैया आप तो एक्सेस ही मत करो, ठीक है। और जो पुराने जो एसोसिएटेड है सिक्योरिटी मार्केट से तो उनको प्रोहिबिट कर देगा। तो रिस्ट्रेन पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटी मार्केट और बचे हुए लोगों को प्रोहिबिट कर देगा। फिर जैसे सिक्योरिटी सस्पेंड करी वैसे अंदर के वो लोग हैं जो सस्पेंड कर देगा ऑफिस बियरर को स्टॉक एक्सचेंज के। तो ऑफिस बियर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। फिर भी जो प्रोसीड्स एंड सिक्योरिटी जो मिली है इशू करके, जो भी सिक्योरिटी इशू करके अभी तक मिली थी वो जो है उसके प्रोसीड इम्पाउंड कर देगा, इम्पाउंड करके रिटर्न कर लेगा। तो देखो क्या किया, देखो क्या है, सबसे पहले तो वो ट्रेडिंग को सस्पेंड कर देगा और जो है कुछ को प्रोहिबिट कर देगा जो एसोसिएटेड है सिक्योरिटी मार्केट से। और जो है बाकी जो सिक्योरिटी है इससे प्रोसीड जो है इम्पाउंड कर देगा जो भी पैसे मिले। तो सिक्योरिटी के 2 पॉइंट हो गए, पर्सन के 2 पॉइंट हो गए। फिर अटैच कर देगा 90 दिन के लिए, ठीक है। 90 दिन के लिए बैंक अकाउंट अदर प्रॉपर्टी। तो बैंक अकाउंट अदर प्रॉपर्टी इंटरमीडियरी के भी कर देगा। अभी तो पर्सन अपन बोल रहे थे, पर्सन को रिस्ट्रेन एक्सेस करने से रिस्ट्रेन करेगा, पर्सन एसोसिएटेड सिक्योरिटी मार्केट उनको प्रोहिबिट कर देगा BSD करने से। साथ ही साथ जो है अटैच कर देगा 90 डेज़ के लिए। क्या करेगा, बैंक अकाउंट और अदर प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमीडियरी या एनी पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर देगा। अब देखो क्या है कि विद इन 90 डेज फ्रॉम द सेड अटैचमेंट। अब जो है अटैचमेंट 90 डेज़ के लिए है तो विद इन 90 डेज ऑफ सेड अटैचमेंट स्पेशल कोर्ट से ना इसकी कंफर्मेशन ले लेगा, ऑब्टेन करेगा कंफर्मेशन स्पेशल कोर्ट से। जो अटैचमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा ड्यूरिंग द पेंडेंसी और कंटिन्यू ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स। देखो अटैचमेंट करेगा 90 डेज़ के लिए, फिर सिक्योरिटी जो है स्पेशल कोर्ट से परमिशन ले लेगा, ठीक है। स्पेशल कोर्ट से जो है कंटिन्यू रहेगा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अफोरसेड प्रोसीडिंग्स, मतलब कि एंड ऑन द कंक्लूजन ऑफ द सेड प्रोसीडिंग्स वो कंटिन्यू रहेगा। अब जो है वो जो बोल रहे हैं कि जो आप अटैच कर रहे हो तो जो एक्चुअली इन्वॉल्व है ना उसको ही अटैच करना। तो जो एक्चुअली इन्वॉल्व है उसको ही अटैच करना, किसी दूसरे को नहीं अटैच करना। जो एक्चुअली इन्वॉल्व है उसको ही अटैच करना। और इनफैक्ट उनको यही बोल देगा कि आप जो है इंटरमीडिएट और पर्सन एसोसिएटेड है ना सिक्योरिटी मार्केट से, उनको यही बोल देगा कि आप डिस्पोज नहीं कर सकते, एलिनेट नहीं कर सकते एसेट फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है वो एसेट, तो उन एसेट को जो है सेल डिस्पोज नहीं कर सकते। बट ऐसा है कि ये ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना पड़ेगा। अब देखो क्या सेबी के पास पावर है टू सीज द स्टॉक रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक ब्रोकर। देखो पावर है सेबी के पास कि वो रिकॉर्ड जो है स्टॉक ब्रोकर के सीज कर सकता है। तो क्या बोल के रखा है कि जो 11C है ना सेबी का, वो डील करता है पावर ऑफ सेबी। तो क्या देखो सेबी के पास पावर क्या कि वो सीज करता है रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक ब्रोकर और इंटरमीडियरी। तो देखो 11C क्या बोलता है सबसे पहले कि सेबी के पास पावर है, सेबी के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है अफेयर्स, ठीक है। पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट के पावर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो जो है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है इन्वेस्टिगेट करेगा, राइट। तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है वो सीज कर सकती है रिकॉर्ड ऑफ सच पर्सन जिसके अफेयर जो है इन्वेस्टिगेट हो रहे थे, ठीक है। वो इस पर्टिकुलर तरीके से सीज कर सकती है। तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है एक एप्लीकेशन देगी मजिस्ट्रेट को, ठीक है। ये जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट इन मुंबई को इनको एप्लीकेशन देगी। अगर उसको लग रहा है कि जो है बुक्स अकाउंट जो भी है, बाप बुक्स अकाउंट प्रॉपर्टी जो भी है वो सैड एफएम हो जाएगा। अगर उसका रीजनेबल ग्राउंड है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सैड एफएम हो जाएंगे तो वो जो है एप्लीकेशन देगी मजिस्ट्रेट को। और ये जो है पुलिस ऑफिसर से रिक्विजिशन भी कर सकते हैं, सर्विसेज ऑफ पुलिस ऑफिसर। और इनफैक्ट जो है ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है रिक्विजिशन भी सीज कर सकते हैं, रिक्विजिशन भी आस्क कर सकते हैं और उनकी ड्यूटी बनती है, ठीक है। तो देखो वो सीज कर सकते हैं, एप्लीकेशन देंगे मजिस्ट्रेट को, वो सीज कर देंगे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। पर सीज करने से पहले जो है एप्लीकेशन देखिए प्रोसीजर है, एप्लीकेशन देंगे मजिस्ट्रेट को। जब अगर लग रहा है कि रीज़न टू बिलीव दैट है रीजनेबल ग्राउंड है कि सैड एफएम हो रहा है, पुलिस ऑफिसर जो है असिस्टेंस लेंगे। अब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आएगा एप्लीकेशन कंसीडर करने के बाद। अब मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है कि टू एंटर, टू सर्च, ठीक है, एंटर, सर्च एंड सीज द बुक्स एंड रजिस्टर, ठीक है। अब ये जो है कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक जो है वो आपके पास रहेंगे। तो जब भी कुछ रिटर्न करेंगे तो इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट और जज जो कोर्ट है वो रिटर्न करने से पहले जो है इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। ये इन्फॉर्म कर देंगे मजिस्ट्रेट को रिटर्न के पहले। और बिफोर रिटर्निंग जो है
प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हो जाएगा। तो देखो ये पूरा सीन है, ठीक है। कि अफेयर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, एप्लीकेशन देंगे मजिस्ट्रेट को, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि CIDFM हो जाएगा, पुलिस ऑफिसर की बदल देंगे, मजिस्ट्रेट का अगर सेटिस्फाइड हो गया तो CIDFM वो इंटर सर्च एंड सीज का बोल सकता है, और जो है अगर रिटर्न करने से पहले जो है उसको इन्फॉर्म कर देंगे, साथ ही साथ जो है प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क कर देंगे। अब प्रोहिबिट कर रही है कंपनी फ्रॉम इशूइंग पब्लिक और पब्लिशिंग एनी डॉक्यूमेंट। ये जो एप्लीकेशन देने का काम है ना, ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के, ये एप्लीकेशन देंगे। सेबी तो ऑर्डर दे देगा, सेबी के ऑर्डर दे देगा कि भैया तू जाके इन्वेस्टिगेट कर, ठीक है। तो ये सीज़ करने के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को सीज़ करने के लिए पूरी प्रक्रिया है इनकी। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि प्रोहिबिट करना है इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू को प्रोहिबिट करना। तो ठीक है, बोर्ड प्रोहिबिट कर सकता है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर के केस में, तो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में ज़्यादा स्पेशल ऑर्डर से जो है कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है। प्रॉस्पेक्टस का, ऑफर डॉक्यूमेंट, एडवर्टीजमेंट ऑफ सॉलिसिटिंग मनी, जो भी है तीनों के काम तो एक ही है। प्रॉस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रोहिबिशन है सॉलिसिट करना मनी। तो प्रोहिबिट कर सकता है, और जो है और या तो स्पेसिफाई कर सकता है कंडीशन, तो प्रोहिबिट कर देगा या तो स्पेसिफाई कर देगा कंडीशनल इशू कर देगा। और 11D जो होता है सीज एंड डिसीज ऑर्डर कि जो है उसने इंक्वायरी करी बोर्ड ने, और बोर्ड आफ्टर इंक्वायरी जो है उसको ऐसा लगता है कि पर्सन वायलेट या लाइकली टू वायलेट, तो पर्सन ने वायलेट करा या लाइकली है कि वो वायलेट कर सकता है प्रोविजन, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है, तो वो जो है ऑर्डर पास कर देगा सीज एंड डिसीज ऑर्डर का। तो उसने वायलेट कर दिया या लाइकली टू वायलेट कर दिया, और ये सब इंक्वायरी के बाद है, ठीक है। इंक्वायरी करने के बाद अगर उसको ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि वो वायलेट करा है या लाइकली टू वायलेट कर सकता है, ये आफ्टर कॉजिंग एन इंक्वायरी, ठीक है। पर यही केस जो है ये जब अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में रहेगा या पब्लिक कंपनी के केस में, इंटरमीडिएट को छोड़ के, तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी और पब्लिक कंपनी के केस में, तो पब्लिक कंपनी विच इंटेंट टू गेट ए सिक्योरिटी लिस्टेड, ठीक है, जो होने वाली है लिस्टेड, ठीक है। तो जब तक बोर्ड को रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव नहीं हो कि वो जो है इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन में है, तो जब तक बोर्ड को पता नहीं होगा तब तक बोर्ड जो है ऐसा नहीं कर सकती। बोर्ड जो है जो सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर नहीं पास कर सकती, तो सीज एंड डेसिस्ट नहीं कर सकती फ्रॉम कमिटिंग द वायलेशन, इस टाइप का ऑर्डर नहीं पास कर सकती। मतलब आपको रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग में हो या मार्केट मैनिपुलेशन में हो। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट में रेमेडी क्या है? सिंपल सी बात तो ये है, तो जो है ऐसे केस में अपील कर दो। जब भी रेमेडी की बात आती है तो आप अपील कर दो। जो सेबी का ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में अपील कर दो, और जो अपील है वो फाइल होगी 45 डेज में। सच अपील जो है फाइल होगी 45 डेज में। तो ऑर्डर ऑफ सेबी रिसीव हुआ, और ऑर्डर ऑफ सेबी से जो है 45 डेज में ऐसा होगा। और अगर सेट के ऑर्डर से एग्रीड हो तो 60 डेज में जो है सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर कर दो, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दो क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे। अब क्या बोल के रखा है, वेज, किस वे से जो है प्रोहिबिट कर सकते हैं यूज़ ऑफ मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस। मतलब क्या बोल के रखा है, प्रोहिबिशन, ठीक है। तो वेज देखो क्या बोल के रखा है कि वेज इन विच जो है प्रोहिबिट कर सकते हैं इशू ऑफ डिसेप्टिव डिवाइसेस, यूज़ ऑफ डिफेक्टिव डिवाइसेस। वो प्रोहिबिट कर रहा है, क्या प्रोहिबिट कर रहा है कि आप यूज़ और एम्प्लॉय नहीं कर सकते, यूज़ और एम्प्लॉय। तो प्रोहिबिट कर रहा है कि आप यूज़ और एम्प्लॉय नहीं कर सकते, यूज़ ऑफ एम्प्लॉय डिसेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है, यूज़ और एम्प्लॉय डिसेप्टिव डिवाइसेस। फिर एम्प्लॉय एनी सैड स्कीम जो है स्कीम डिवाइस और आर्टिफैक्ट्स टू डिफ्रॉड। तो यूज़ और एम्प्लॉय नहीं कर सकते मैनिपुलेटिव डिफेक्टिव डिवाइस जो है, तो यूज़ और एम्प्लॉय नहीं कर सकते मैनिपुलेटिव डिसेप्टिव डिवाइस। अब वही है कि इन कनेक्शन विद इशू परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, इन कॉन्ट्रेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ इट, इन कनेक्शन विद इशू परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। फिर क्या बोल के रखा है कि इंगेज नहीं हो सकता इन एनी ACP, ठीक है। तो बोल के रखा है देखो क्या कि यूज़ और एम्प्लॉय नहीं हो सकता, यूज़ और एम्प्लॉय नहीं कर सकता एनी डिसेप्टिव डिवाइस और मैनिपुलेटिव डिवाइस, और एम्प्लॉय नहीं कर सकता स्कीम डिवाइस डिफ्रॉड और आर्टिफाइस टू डिफ्रॉड। वो प्रोहिबिट कर रहा है इंगेज इन ACP कि पर्सन जो है ACP नहीं कर सकता, एक्ट प्रैक्टिस एंड कोर्स ऑफ बिजनेस, एक्ट प्रैक्टिस एंड कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इंगेज नहीं हो सकता है जो है इनसाइडर ट्रेडिंग में, इनफैक्ट इंगेज नहीं हो सकता किसी एक्ट प्रैक्टिस और कोर्स ऑफ प्रैक्टिस में इन कनेक्शन विद इशू परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। तो इंगेज नहीं हो सकता किसी एक्ट प्रैक्टिस और कोर्स ऑफ प्रैक्टिस में इन एनी प्रैक्टिस, ठीक है। तो इंगेज नहीं हो सकते इन एनी प्रैक्टिस, एक्ट प्रैक्टिस और कोर्स ऑफ प्रैक्टिस इन कनेक्शन विद इशू परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। इंगेज नहीं हो सकता वो इनसाइडर ट्रेडिंग में, लिखा हुआ है कि वो इंगेज नहीं हो सकता किसी इनसाइडर ट्रेडिंग में, वो डील नहीं कर सकता सिक्योरिटी में, ठीक है। मटेरियल इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे डील नहीं कर सकता सिक्योरिटी में, डील नहीं कर सकता सिक्योरिटी में ऑन द बेसिस ऑफ जो है नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे। तो मटेरियल और नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे डील नहीं कर सकता सिक्योरिटी में। अगर उसने एक्वायर करे है कंट्रोल ऑफ द कंपनी मोर देन द परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो प्रोहिबिट है कि वो कंट्रोल एक्वायर नहीं कर सकता। अब कितना कंट्रोल, मोर देन द परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल से ज़्यादा तो वो कंट्रोल एक्वायर नहीं कर सकता।
तो ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा देखो समझो। यूज़ और एम्प्लॉय नहीं कर सकते डिसेप्टिव डिवाइसेस। तो देखो यूज़ और एम्प्लॉय नहीं कर सकता डिसेप्टिव डिवाइसेस इन कनेक्शन विद इशू परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। तो यूज़ और एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। फिर एम्प्लॉय नहीं कर सकता एनी स्कीम आर्टिफाइज टू डिफॉल्ट। तो यूज़ और एम्प्लॉय नहीं कर सकता डिसेप्टिव डिवाइसेस। तो यूज़ और एम्प्लॉय नहीं कर सकता डिसेप्टिव डिवाइसेस इन रिस्पेक्ट टू इशू परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। तो यूज़ और एम्प्लॉय डिसेप्टिव डिवाइसेस, तो वो जो है यूज़ और एम्प्लॉय नहीं कर सकता डिसेप्टिव डिवाइसेस, और एम्प्लॉय नहीं कर सकता स्कीम डिवाइस स्कीम आर्टिफाइड टू। तो यूज़ और एम्प्लॉय के बाद डिवाइस आ गया, यूज़ और एम्प्लॉय के साथ डिवाइस। फिर अब इस एम्प्लॉय के साथ आ गया स्कीम आर्टिफाइड टू डिफ्रॉड और डिवाइस। फिर जो है यूज़ और एम्प्लॉय के बाद इंगेज के वाले पॉइंट आ गए कि वो जो है प्राइस मैनिपुलेशन में इंगेज हो सकते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग में नहीं कर सकते। तो जो हो गए यूज़ और एम्प्लॉय तो इंगेज के हो गए, ठीक है। फिर डील नहीं कर सकता सिक्योरिटी में ऑन द बेस ऑफ नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन और एक्वायर कंट्रोल सिक्योरिटी जो है। तो डील नहीं कर सकता, जब डील की बात कर ली तो डील नहीं कर सकता ऑन द बेस ऑफ नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, और एक्वायर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो डील नहीं कर सकता, सिक्योरिटी में ऑन द बेस ऑफ नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन में डील नहीं कर सकता। तो कांट डील इन सिक्योरिटी ऑन द बेस ऑफ नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन अपाउट टू एक्वायर कंट्रोल ओवर कंपनी बाय प्रोहिबिशन। तो देखो एक तो डील नहीं कर सकता सिक्योरिटी में ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, एंड एक्वायर कंट्रोल नहीं कर सकता, प्रोहिबिट टू एक्वायर कंट्रोल ओवर द कंपनी को एक्वायर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो सारे प्रोविजन जो है वो इज इन कनेक्शन विद डीलिंग ऑफ सिक्योरिटी से, ठीक है। एंड अब कॉन्ट्रावेंशन क्या है, इफ़ इट इज़ इन कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, डीलिंग इन सिक्योरिटी ऑफ लिस्टेड ऑफ कंपनी जो है लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड है। अब कुछ जो है पेनल्टीज है वो पेनल्टीज अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो समझना पड़ेगा, देखो सिंपल सी चीज़ क्या है, देखो पेनल्टीज किसके रिस्पेक्ट में है, इफ़ एनी पर्सन, ठीक है। तो देखो फेल टू फर्निश, फेल टू फर्निश क्या है, डॉक्यूमेंट रिटर्न रिपोर्ट। किसको फर्निश नहीं कर पा रहा है, वो सेबी को फेल टू फर्निश डॉक्यूमेंट रिटर्न रिपोर्ट, ठीक है। फेल टू फर्निश डॉक्यूमेंट रिटर्न और रिपोर्ट, तो फर्निश में फेल है, ठीक है। तो फेल टू फर्निश है डॉक्यूमेंट रिटर्न रिपोर्ट, ठीक है। फेल टू फाइल है, या तो फाइल करा है तो फॉल्स फाइल किया है, तो फेल टू फर्निश डॉक्यूमेंट रिटर्न रिपोर्ट। तो डॉक्यूमेंट रिटर्न और रिपोर्ट जो होते हैं वो फर्निश होते हैं, और जो रिटर्न होते हैं डॉक्यूमेंट रिटर्न रिपोर्ट, ठीक है, डॉक्यूमेंट रिटर्न रिपोर्ट फर्निश होते हैं, और जो रिटर्न जो होते हैं, और चलो तुमने जो फर्निश भी करे फॉल्स फर्निश करे, इनकरेक्ट फर्निश करे, तो देखो एक तो तुमने फेल टू फर्निश है, और चलो फर्निश भी करे तो तुमने फॉल्स फर्निश करे, ठीक है। तो फॉल्स फर्निश करे आपने, इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट जो है आपने फर्निश करे डिवेंचर जो है DRR, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रिटर्न बुक्स ऑफ अकाउंट जो है। देखो फर्निश इंपॉर्टेंट क्या है, फर्निश फाइल और मेंटेन। तो फेल टू फर्निश डॉक्यूमेंट रिटर्न और रिकॉर्ड, ठीक है। तो फेल टू फर्निश डॉक्यूमेंट रिटर्न और रिपोर्ट, ठीक है। फेल टू फर्निश डॉक्यूमेंट रिटर्न और रिपोर्ट। फेल टू फाइल, रिटर्न फाइल करने में तो फेल हो गए, डॉक्यूमेंट को फर्निश करने में, रिटर्न को फाइल करने में, और बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने में। डॉक्यूमेंट को फर्निश करने में, रिटर्न को फाइल करने में, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने में। तो ऐसा बोल दो कि डॉक्यूमेंट से बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं, फिर रिटर्न बनता है। तो डॉक्यूमेंट्स को फर्निश करने में, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने में, रिटर्न को फाइल करने में। तो ये लिखा है डॉक्यूमेंट रिटर्न और रिपोर्ट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट फर्निश होते हैं, रिटर्न जो है फाइल होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं, ठीक है। आपने जो है सेबी और इंस्पेक्टर को, जो है इंस्पेक्टर नहीं है इधर, सेबी है, तो 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ सब्जेक्ट टू 1 लाख पर डे, सब्जेक्ट टू 1 लाख पर डे। तो 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ सब्जेक्ट टू 1 लाख पर डे, 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़, ठीक है। अब देखो पेनल्टी ऑफ फेलियर बाय एनी पर्सन टू एंटर इन एग्रीमेंट। बी में क्या बोलते हैं कि आप इंटरमीडियरी हो, एज एन इंटरमीडियरी आप जो है फेल टू एंटर इनटू एग्रीमेंट। आप इंटरमीडिएट, बी वाले ब्रोकर के लिए, बी वाले बिचौलिए के लिए, ठीक है, इंटरमीडियरी हो, फेल टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद क्लाइंट। भाई ये क्या कर रहे हो, बी वालों फेल टू एंटर एग्रीमेंट विद क्लाइंट, सी वालों फेल टू रिड्रेस द ग्रीवियंस ऑन टाइम। बी वालों बिचौलिए, सी से ग्रीवियंस, फेल टू रिड्रेस द ग्रीवियंस। ताकि देखोगे तो आपको दिखेगा कि अगर, ठीक है, अगर फेल टू रिड्रेस द ग्रीवियंस आता है इसमें, तो फेल टू रिड्रेस द ग्रीवियंस, ठीक है। अब फेल टू रिड्रेस द ग्रीवियंस, अब कौन, लिस्टेड कंपनी भी आती है और इंटरमीडियरी भी आती है, लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरी दोनों आती है, ठीक है। वो आफ्टर हैव बीन, आपको जो है बोर्ड ने बोला है, फिर भी जो है रिड्रेस ग्रीवियंस नहीं कर पा रहे हो इन द टाइम स्पेसिफाइड द बोर्ड, जैसे कैसे पेनल्टी लग जाएगी। तो देखो अभी तक ए में फर्निश डॉक्यूमेंट रिटर्न रिपोर्ट, फाइल रिटर्न, ठीक है, फर्निश डॉक्यूमेंट फाइल रिटर्न मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। बी में जो है एंटर इनटू एन एग्रीमेंट,
एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, तो फेल इनटू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, सी से ग्रीवेंस हैंडल नहीं कर पा रहे हो, बाय कंपनी और इंटरमीडियरी दोनों आता है, ठीक है। और आफ्टर हैव बीन कॉल्ड बाय द सेबी, सेबी ने बोल दिया उसके बाद है म्यूचुअल, अब कुछ डी में म्यूचुअल फंड के ऊपर है, तो डी में म्यूचुअल फंड के ऊपर ऐसा है कि आप रजिस्टर्ड नहीं हो सबसे पहले, तो म्यूचुअल फंड में आपने जो है विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन नहीं है। और चलो रजिस्ट्रेशन है, आपने टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई नहीं किया, चलो रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन है तो आपने टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई नहीं किया। देखो म्यूचुअल फंड की क्या होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो आपने जो है म्यूचुअल फंड की टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई नहीं किया। म्यूचुअल फंड की जो है स्कीम लिस्ट होती है, तो आपने अपनी स्कीम को लिस्ट ही नहीं करवाया, ना तो टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई करी, ना तो अपनी स्कीम को आपने लिस्ट करवाया, ना तो आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करी, ना तो रजिस्ट्रेशन के बाद की टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करी, ना तो आपने अपनी स्कीम को लिस्ट करवाया। एप्लीकेशन मनी, अगर आपको जैसे कि कोई एप्लीकेशन मनी आई होगी आपके पास, सबसे पहले तो छोड़ो एप्लीकेशन मनी भी छोड़ो, यूनिट सर्टिफिकेट, देखो यूनिट सर्टिफिकेट, आपके पास कोई एप्लीकेशन आती है, पैसे आते हैं आपके पास, अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो आपने रिफंड भी नहीं किया एप्लीकेशन मनी का, तो फेल टू रिफंड दी एप्लीकेशन मनी, डिस्पैच ही नहीं करा यूनिट सर्टिफिकेट, सामने वाला है एप्लीकेशन लेके आपके यूनिट सब्सक्राइब करने के लिए, आपने जो है रिफंड भी नहीं करा एप्लीकेशन मनी, आपने जो है यूनिट डिस्पैच भी नहीं करे उसको यूनिट सर्टिफिकेट, फिर जो आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन स्कीम कुछ भी कंप्लाई नहीं करे, ठीक है। और आपने जो स्कीम के तहत जो पैसा उठाया है, आपने फेल टू इन्वेस्ट मनी, जिस स्कीम के तहत आपने पैसा उठाया था आपने अपनी जो है फेल टू इन्वेस्ट द मनी इन अ मैनर, तो देखो आपने टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई नहीं करी, आपने जो है सेकंड में बोल रहा हूँ, पहले तो म्यूचुअल फंड अपनी टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई नहीं करी है, एक स्कीम होती है स्कीम को लिस्ट नहीं करवाया, सर्टिफिकेट सामने वाला परचेस कर रहा है और यूनिट सर्टिफिकेट आप नहीं दे रहे हो, साथ ही साथ आपने जो है पैसे ज़्यादा आ गए तो आपने रिफंड भी नहीं करा, और इन्वेस्ट भी जो है आपने जो है पर्टिकुलर मैनर में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करा, आपने स्कीम में से पैसा तो उठा लिया पर आपने जो है वो नहीं करा, इन्वेस्ट नहीं करा पर्टिकुलर मैनर में। तो ज़्यादा फेल टू फर्निश डिबेंचर क्या है, डॉक्यूमेंट रिटर्न एंड रिपोर्ट, फेल टू फाइल रिटर्न, फेल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो फर्निश डॉक्यूमेंट रिपोर्ट्स एंड रिटर्न, फाइल होते हैं रिटर्न, मेंटेन होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, बी से बिचौलिए एग्रीमेंट में एंटर नहीं, सी से कंपनी और इंटरमीडियरी ने ग्रीवियंस हैंडल नहीं किया आफ्टर बीइंग कॉल्ड बाय सेबी, म्यूचुअल फंड ने दिक्कत दे दी। अब ई से क्या होता है कि आपने कंप्लाई नहीं करे रूल्स एंड रेगुलेशन, एएमसी ने रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं करे, तो एएमसी ने रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं करे, तो ई में एएमसी ने फेल टू कंप्लाई रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। ई से अब देखो कुछ अमेंडमेंट है ई ए और ई बी के रिस्पेक्ट में, देखो क्या है, तो एएमसी ने रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई नहीं करे। ई ए में क्या है कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इंडिया इंस्टीट्यूट, देखो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने सेबी के डायरेक्शंस रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं करा, ये अमेंडमेंट है। तो इधर 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़, ठीक है, सब्जेक्ट टू 1 लाख पर डे विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़, और 3 टाइम्स ऑफ गेन विच इज हायर, 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 लाख सब्जेक्ट टू 1 लाख पर डे विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़, और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट विच इज हायर, इसका ये है पेनल्टी। ई बी है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिसिस ने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है, देखो तो 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़, तो देखो 3 गुना ज़्यादा गेन, देखो 1 करोड़ के साथ 3 टाइम्स ऑफ गेन भी है ई ए में। अब देखो ब्रोकर, डिफॉल्ट इन केस ऑफ ब्रोकर के केस में 3 चीज़ें, सबसे पहले क्या होता है, ब्रोकर क्या कॉन्ट्रैक्ट करता था, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट नोट देता है, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट नोट ही इशू नहीं करे, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं करे तो 1 लाख फिश में एक्सटेंड टू 1 करोड़, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट के केस में ब्रोकर ने कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं करे तो 1 लाख फिश में एक्सटेंड टू 1 करोड़, देखो तो फेल टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट का आ गया। चलो कॉन्ट्रैक्ट नोट तो चलो ठीक है, उसने आपके बिहाफ पे सिक्योरिटी खरीदी तो सिक्योरिटी ही आपको डिलीवर नहीं करी, अरे भैया कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं करे, बाद में सिक्योरिटी भी डिलीवर नहीं करी, फेल टू डिलीवर सिक्योरिटी, तो उसमें भी वही है 1 लाख फिश में एक्सटेंड टू, देखो अब 1 लाख टू 1 करोड़, देखो इधर 1 लाख टू 1 करोड़ है, इधर वापस आ गया 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में आ गया 1 लाख टू 1 करोड़। और देखो एक है कि भैया एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो 1 लाख मिनिमम, मैक्सिमम जो है 5 टाइम्स, इधर आ गया पॉइंट वापस कि मिनिमम आपने जो है इधर मैक्सिमम जो है वापस 5 टाइम्स आ गया, 1 लाख से 5 टाइम्स है, वो यही जो है 1 लाख में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़, और 1 करोड़ के साथ जो है वो 3 टाइम्स आ गया था ई ए में। अब ई ए से तो बड़ा ही है एफ, तो ई से तो बड़ा ही है, तो 3 की जगह 5 टाइम्स हो गया, ऐसे याद रख लो। अब देखो आती है इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी, तो सबसे पहले इनसाइडर ट्रेडिंग में मतलब हमको समझना पड़ेगा कि क्या होता क्या है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कि पर्सन जिसके पास जो है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बताऊँ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसके पास,
तो समझो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, अगर ये पब्लिश हो गई ना, अगर ये पब्लिश हो गई तो मटेरियल अफेक्ट कर देगी कंपनी। तो ये जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अगर ये अफेक्ट हो, अगर ये पब्लिश हो गई तो ये मटेरियली अफेक्ट कर देगी प्राइस ऑफ द कंपनी को। तो देखो वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन, वो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, वो अनपब्लिश्ड है और उसके बेसिस पे तुम कर रहे हो ट्रेडिंग, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, इसको अपन बोला है ABCDEF। तो ABCDEF से क्या है, सबसे पहले A से मर्जर एक्विजिशन, B से बायबैक ऑफ शेयर, C से जो है चेंज इन पॉलिसीज, D से जो है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, D से है डिस्पोजल ऑफ अंडरटेकिंग, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, E से एक्सपेंशन प्लान, F से है फिनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी। तो इनका ऐसी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ये ABCDEF कि अगर ये पब्लिश हो गई तो मटेरियली अफेक्ट कर देगी। तो भैया ऐसा है कि यही लोग होते हैं इनसाइडर। अब देखो इसमें भी क्या मिनिमम 1 लाख की पेनल्टी के 1 लाख बीच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे, ऐसा नहीं है। अब देखो इधर आएगा 10 लाख टू 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। तो आगे इधर 10 लाख टू 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। अब समझो अभी तो 1 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ गेन ही पड़ा था अपने एक जगह, तो आपने चलो ठीक है 5 टाइम्स ऑफ गेन आपने पढ़ लिया। तो 1 लाख और 1 लाख और 1 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ गेन हो गया, 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ गेन हो गया। और यही 25 करोड़ 3 टाइम्स ऑफ गेन आपको 15H में भी है। देखो इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या है, देखो इनसाइडर ट्रेडिंग में करा क्या है समझो, या तो उसने खुद ने या तो अदर पर्सन के बिहाफ में उसने सिक्योरिटी में डील करा है। तो सिक्योरिटी में डील करा है उसने, सिंपल सी बात है, वो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो थी तो लिख देना प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे डील करा है। या जो डील करा है या तो उसने कम्युनिकेट करा है, डील करा है, कम्युनिकेट करा है, या काउंसिल या प्रोक्योर करा है। तो डील करा है सिक्योरिटी में, कम्युनिकेट करा है प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, काउंसिल और प्रोक्योर करा है किसी के बिहाफ पे, ठीक है। तो किसी के बिहाफ पे काउंसिल और प्रोक्योर करा है, डील करा है, कम्युनिकेट करा है, तो ये सब में वो गिल्टी हो जाता है। तो कम्युनिकेट करा है, ठीक है, डील करा है और बेसिस क्या है अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कम्युनिकेट करा है विद और विदाउट रिक्वेस्ट सच इन्फॉर्मेशन। अब देखो आपने डिस्क्लोजर नहीं करा है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और टेक ओवर, ये 15H की पेनल्टी, जो भी मैं बात कर रहा था जो है 15H की पेनल्टी भी देखो इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो है डिस्क्लोजर नहीं करा एक्विजिशन और टेक ओवर का, तो आपने डिस्क्लोज द एग्रीगेट ऑफ दिस शेयर होल्डिंग। देखो अब देखो क्या आपने फेल हो गए, ठीक है। आप बिफोर एक्वायर करने से पहले आपने एग्रीगेट ऑफ शेयर होल्डिंग को डिस्क्लोज नहीं करा, एक्वायर करने से पहले एग्रीगेट ऑफ शेयर होल्डिंग को डिस्क्लोज नहीं करा। तो जब भी आप एक्वायर कर रहे हो तो शेयर होल्डिंग को आप डिस्क्लोज करो। तो आपने शेयर होल्डिंग को डिस्क्लोज करा, ठीक है। पब्लिक अनाउंसमेंट करना था, आपने वो नहीं करा। एक्वायर करने से पहले शेयर होल्डिंग को डिस्क्लोज करना था, पब्लिक अनाउंसमेंट करना था, आपने वो नहीं करा। पब्लिक अनाउंसमेंट टू एक्वायर शेयर मिनिमम प्राइस आपने वो नहीं करा। आपको पब्लिक ऑफर, देखो पब्लिक अनाउंसमेंट के साथ पब्लिक ऑफर देना था बाय सेंडिंग लेटर ऑफ ऑफर। आपको शेयर होल्डर ऑफ कंसर्न कंपनी को पब्लिक ऑफर देना था, लेटर ऑफ ऑफर देना था। तो पब्लिक ऑफर, लेटर ऑफ ऑफर देना था, तो पब्लिक अनाउंसमेंट करना था, आपने वो नहीं करा। पब्लिक ऑफर देना था, आपने वो नहीं करा। पब्लिक अनाउंसमेंट करना था कि आपने मिनिमम प्राइस पे एक्वायर कर रहे हो, पब्लिक ऑफर देना था, लेटर ऑफ ऑफर देना था, आपने नहीं करा। और पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन जो है आपने पेमेंट ही नहीं करा बाद में, चलो आपने ले तो लिया ऑफर के तहत, आपने पेमेंट ही नहीं किया। तो ऑप्शन भी वही है 10 लाख टू जो है एक्सटेंड टू 25 करोड़ 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट, सेम टू सेम पेनल्टी है जैसे जो अपने को जी में देख रखी। तो हो गया 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। हमारे पास जो है एच में आ गया 10 लाख टू 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। इनसाइडर ट्रेडिंग में 10 लाख टू 25 करोड़ 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। HA में अगर आप इनसाइडर फर्म में इंक्लूडेड हो, इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इनसाइडर मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रॉडलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो, ठीक है। अब देखो तो ऐसे कैसे 5 लाख से 25 करोड़, 10 लाख से नहीं 5 लाख से 25 करोड़ 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। फिर EA में हो, ठीक है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, कॉन्ट्रावेंशन क्या है 1 लाख से 1 करोड़ 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। तो 10 लाख से 25, 5 लाख से 25, फिर 10 लाख से 25 के 2 थे, 5 लाख से 25 हो गया। अब देखो 1 लाख से 1 करोड़ है और देखिए 1 लाख से 10 करोड़ है अगर 15HAA है। 15HAA में वही है कि जो है इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड जो भी है वो आपने जो है नोइंगली डिस्ट्रॉय करे है। ये देखो इधर बात आती है कि आप जब पढ़ोगे तो जो है इन्फॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड्स है, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड आपने नोइंगली डिस्ट्रॉय करे है, आपने जानबूझ के डिस्ट्रॉय करे है इन्फॉर्मेशन ताकि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फिर बात आती है कि आपने डिस्ट्रॉय कर दी है। दूसरी बात आती है कि आपने रेगुलेटरी डेटा जो है बिना ऑथराइज के एक्सेस करा है, रेगुलेटरी डेटा। पहले तो इन्फॉर्मेशन की बात आती है, फिर होता है आपने रेगुलेटरी डेटा बिना ऑथराइजेशन की एक्सेस करा। पहले आती बात इन्फॉर्मेशन की, चलो ठीक है। दूसरी बात आती है रेगुलेटरी डेटा की, फिर आती है तीसरी बात डॉक्यूमेंट कंप्यूटर डेटाबेस की। आपने वायरस डाल दिए, ठीक है, एक ट्रेडिंग हॉल्ट क्रिएट कर दिया। तो देखो क्या है इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट आपने जो है रिकॉर्ड जो है डिस्ट्रॉय कर दिए। रेगुलेटरी डेटा पे आप एक्सेस कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, रेगुलेटरी डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस जो है
तो वायरस कंटेमिनेट नोइंगली आपने डाले हैं, आपने डिलीट अल्टर कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो सिस्टम का डेटाबेस। और चलो छोड़ो, आप ये सब तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन, रेगुलेटरी डेटा, कंप्यूटर का डेटाबेस, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, रेगुलेटरी डेटा, कंप्यूटर का डेटाबेस, कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो। तो इन्फॉर्मेशन, रेगुलेटरी डेटा को अफेक्ट कर रहे हो, ठीक है, विदाउट ऑथराइज। कंप्यूटर के डेटाबेस में वायरस एंटर कर रहे हो, अल्टर कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो इसमें। तो ऐसे केस में 1 लाख से 10 करोड़ है, 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट है। कहीं सेपरेट पेनल्टी नहीं है, तो 1 लाख से 1 करोड़ तक है। अब देखो क्या है, पावर टू एडजुडिकेट में एडजर्जिंग करना है 15A(2)H में, तो अपॉइंट कर सकते हो ऑफिसर, डिविजनल चीफ या उसके तो डिविजनल चीफ या उसके ऊपर के आप अपॉइंट करते हो, जो इंक्वायरी होल्ड करता है इन द प्रिस्क्राइब मैनर, ठीक है, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है बिफोर इम्पोजिंग पेनल्टी। तो डिविजनल चीफ जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है, इंक्वायरी करता है, ठीक है, वाइल होल्डिंग द इंक्वायरी, उसका पावर है समन करने का, ठीक है। और अगर उसको लग रहा है, अगर सेटिस्फाइड है कि फेल टू कंप्लाई विद दी HA जो भी है, तो जो है पेनल्टी इम्पोज कर देगा। तो मतलब पेनल्टी एकदम से नहीं लगती, सिंपल सी बात, पेनल्टी एकदम से नहीं लगती, पेनल्टी जो है सेबी की एकदम से नहीं लगती। डिविजनल चीफ जो है उसको अपॉइंट किसने किया है, तो बोर्ड ने अपॉइंट किया डिविजनल चीफ, वो इंक्वायरी करेगा। अब सेबी को ये लग रहा है कि जो है गलत है, पेनल्टी कम लगा दी इसने, तो वो इनहेंस कर सकता है क्वांटम ऑफ पेनल्टी, ठीक है। उसको लग रहा है कि उसने एरोनियस पास किया ऑर्डर, इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट नहीं है ये, तो जो है वो जो है पास कर देगा, ये क्वांटम ऑफ पेनल्टी बढ़ा देगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देगा ही देगा। और ये जो है सेबी 3 महीने में कर सकता है, 3 महीने के बाद नहीं। अब देखो क्या है इसमें, वो नागिन देखते हुए करता है, नेचर ऑफ डिफ़ॉल्ट डिसप्रपोर्शनेट गेन, तो एन से नेचर ऑफ डिफ़ॉल्ट, जी से गेन कितना हुआ है आपको, लॉस कितना हुआ इन्वेस्टर को, तो नागिन, वो नागिन देखते हुए जो है, फैक्टर्स देखते हुए, नागिन देखते हुए वो जो है लगाता है कि आपको कितना गेन हुआ, नेचर ऑफ डिफ़ॉल्ट क्या है, और जो है इन्वेस्टर को कितना जो है लॉस हुआ। तो नेचर ऑफ डिफ़ॉल्ट डिसप्रपोर्शनेट गेन और लॉस टू इन्वेस्टर, ठीक है। और जो पेनल्टी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चली जाएगी। अब देखो सेटलमेंट, अब देखो प्रोसीडिंग से अगेंस्ट पर्सन जो है, तो राइटिंग में एप्लीकेशन देगा सेबी को, तो उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, तो एप्लीकेशन देगा राइटिंग में सेबी को सेटलमेंट के लिए। सेबी कंसीडर करेगा नागिन देखते हुए, तो सेबी जो है कंसीडर करेगा नेचर ग्रेविटी इम्पैक्ट को देखो नागिन जो होता है नेचर ग्रेविटी इम्पैक्ट होता है, सॉरी नेचर ग्रेविटी एंड इम्पैक्ट, सॉरी, और इसमें नागिन नहीं होता, इसमें नदी होता है। नदी मतलब नेचर डिसप्रपोर्शनेट गेन और इन्वेस्टर को लॉस कितना हुआ, तो इधर होता है नागिन और इधर होता है नदी। देखो नेचर डिसप्रपोर्शनेट गेन एंड जो है लॉस टू इन्वेस्टर। अब देखो इस पर अपील बिल्कुल भी नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से एक ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करता है, सैड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सैट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर होते हैं, बेंचेस में परफॉर्म करते हैं। हर बेंच में कम से कम जो है एटलीस्ट 1 जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर तो हो। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, देखो चेयरमैन नहीं बोलते, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, हाई कोर्ट का चीफ जज हो सकता है, या हाई कोर्ट का जज हो सकता है, एक्सपीरियंस एटलीस्ट 7 ईयर्स। अब अगर 7 साल का है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 5 साल का है तो जुडिशियल मेंबर। अब टेक्निकल मेंबर में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है। वो सेक्रेटरी है, ठीक है, सबसे पहले क्या है, उसको सेक्रेटरी होना चाहिए, एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है। तो क्या बोल के रखा है कि वो सेक्रेटरी हो और एडिशनल सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का चीफ जज है, और हाई कोर्ट जज 5 साल का। टेक्निकल में एक तो सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट सेक्रेटरी होना चाहिए, या तो प्रूवन IAS होना चाहिए, ठीक है, स्पेशल नॉलेज। देखो प्रूवन IAS है, इंटीग्रिटी एबिलिटी स्टैंडिंग, प्रूवन IAS, उसको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। देखो स्पेशल नॉलेज या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो अपन ने पढ़ा है, वो प्रूवन IAS होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज जो होना चाहिए, तो प्रूवन IAS होना चाहिए, राइट, प्रूवन IAS होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज उसको होना चाहिए। और सेक्टर पे तो लिख देना लॉ, ये सब लॉ, एडवांस अकाउंट, ये सब, सॉरी एडवांस अकाउंट क्या, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें सिक्योरिटी मार्केट, कमोडिटी डेरिवेटिव, अभी सेबी से याद रख लेना सारे टॉपिक्स, फाइनेंस, सिक्योरिटी मार्केट, कमोडिटी डेरिवेटिव, इनको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछ के सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मदद करते हैं इनको अपॉइंट करने में। अब देखो इसमें कौन, प्रेसिडेंट और जुडिशियल में, क्योंकि टेक्निकल में तो सेल को आता है। देखो सिलेक्शन कमेटी है टेक्निकल मेंबर में, वो सिलेक्शन कमेटी के सारे जो है वो डिटेल देख रखी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। अब वो भी है ना सिलेक्शन कमेटी, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, DEFA, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स, लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इकोनॉमिकल अफेयर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लीगल अफेयर्स। देखो अब
वैकेंसी जो है वो इनवैलिडेट नहीं करती प्रोसीडिंग्स को। प्रिसाइडिंग ऑफिसर में टर्म 5 ईयर्स है और एज है 70 ईयर तीनों की। अब एग्रीव्ड हो अगर, ठीक है, अगर देखो सिंपल बोर्ड के ऑर्डर से एग्रीव्ड हो, एओ के ऑर्डर से एग्रीव्ड हो, एओ के ऑर्डर से एग्रीव्ड हो, IRDA के ऑर्डर से एग्रीव्ड हो, PFIRDA के ऑर्डर से एग्रीव्ड हो, तो देखो ऐसा है अपील करो सेट में। अपील ऑब्वियस सी बात है 45 दिन में आप अपील करोगे, एक्सटेंड हो सकता है 45 दिन में। अब ऑर्डर जो है सेट पास करेगा, जो है ऑर्डर देखो कितने महीने में पास करेगा, ये 6 मंथ में। अपील होने के 6 मंथ एज एक्सपीडिशियस एज पॉसिबल, ठीक है। सिविल कोर्ट की पावर तो है इसको। एक इंपॉर्टेंट ये है कि सेबी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकता है सुपर सीड के। देखो सुपर सीड के डायरेक्शन सेक्शन 17, सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि जो है बोर्ड अनेबल टू डिस्चार्ज फंक्शन, बोर्ड जो है अपना फंक्शन जो है इफेक्टिवली डिस्चार्ज नहीं कर रहा, तो जो है सेबी फंक्शन डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, को कंप्लायंस भी नहीं कर रहा है, डिफॉल्ट ड्यूटी व्यूटीज़ को कंप्लायंस भी नहीं कर रहा है और डिस्चार्ज भी नहीं कर रहा है फंक्शन, तो सेबी जो है अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, कंप्लायंस नहीं कर रहा है डायरेक्शंस को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड कर सकती है सेबी को। तो 6 महीने तक के लिए सुपरसीड जो है वो कर सकती है। और उसके बाद क्या आता है 24 जो है, देखो आप देखो विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अवार्ड पेनल्टी जो भी है, पर्सन ने जो है कॉन्ट्रावेंशन किया है, पर्सन कॉन्ट्रावेंट जो है विदाउट पर्सन ने कॉन्ट्रावेंशन किया है, अटेम्प्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया है, प्रोविजन रेगुलेशन इन सब का, देखो मतलब आपने पेनल्टी पे नहीं करी है, डायरेक्शंस आपने कंप्लाई नहीं करे है, तो 1 महीने से 10 साल, ये क्या बात हुई, ठीक है, 10 साल तक का फाइन 25 करोड़ की, और आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है, देखो पेनल्टी पे नहीं करी, डायरेक्शन फॉलो नहीं करे, कॉन्ट्रावेंशन करा है, ठीक है, पेनल्टी पे नहीं करी, डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं करे, कॉन्ट्रावेंशन PDF पेनल्टी डायरेक्शन जो है, और फेलियर पेनल्टी डायरेक्शन फेलियर टू कॉन्ट्रावेंट, डायरेक्शन फेलियर टू कॉन्ट्रावेंट एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वही X1 में एक्सटेंड 1 में एक्सटेंड टू 10 ईयर, ठीक है। अब देखो फाइन जो है 25 करोड़, तो पेनल्टी पे नहीं करी, डायरेक्शन कंप्लाई नहीं करो, 1 महीने से 10 साल 25 करोड़, ठीक है। तो देखो वहाँ से अवार्ड से बायस नहीं है, देखो अगर जो दे के रखा है वो तो दे के रखा है, पर अगर आपने जो है पेनल्टी पे नहीं करी तो इसमें पहले ही लिख के रखा है विदाउट बायसनेस टू द अवार्ड ऑफ पेनल्टी। फिर कुछ कंपोजिशन है, ठीक है। अब क्या बोल के रखा है, जो सिर्फ इम्प्रिजन ऑनली है, देखो इम्प्रिजनमेंट ऑनली, क्या बोल रहा है, इम्प्रिजनमेंट ऑनली, और ठीक है इम्प्रिजनमेंट ऑनली और विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन, देखो इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, तो जो इम्प्रिजनमेंट ऑनली है और इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन नहीं है, तो देखो नॉट बीइंग बोल के रखा है, नॉट बीइंग इम्प्रिजनमेंट ऑनली और इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, तो फाइन और फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट है तो कंपाउंडेबल है। देखो नॉट बीइंग इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, इसके अलावा नहीं है तो कंपाउंडेबल है। अब देखो कंपाउंड का बिफोर बोल के रखा है ना, बिफोर आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, कभी भी बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग कभी भी आप जो है कर सकते हो, ठीक है। बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स जो है बी कंपाउंडेड बाय सेट कंपाउंड कर सकता है, और अ कोर्ट बिफोर सच प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग, और अ कोर्ट, ठीक है। अब कुछ इम्यूनिटी की बात करके रखी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होता है कि वायलेशन जो हो रहा है, ठीक है, वो पर्सन एलिज तो है, पर्सन हुआ एलिज, ठीक है, पर उसने पूरा डिस्क्लोजर करा है अपने वायलेशन का, जो है उसने पूरा डिस्क्लोज करा है इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिज वायलेशन, पूरा डिस्क्लोज करा है, सब्जेक्ट टू कंडीशन जो है वो इम्यूनिटी ग्रांट कर सकता है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन से, तो प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी ग्रांट कर सकता है, ठीक है। इनफैक्ट प्रोसिक्यूशन क्या पेनल्टी से भी ग्रांट कर सकता है। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ना, तो बोर्ड से रिकमेंडेशन ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड से सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड वैसा बाइंडिंग थोड़ी ना, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वो बाइंडिंग नहीं। तो देखो ये इस तरीके से हो गया अपना खत्म। स्पेशल कोर्ट हम मामला में देख लेंगे, वही जो है सेबी इस मामले में ख़त्म होता है। अब कुछ बचा नहीं है, ये सेबी इतना कुछ ज़्यादा पढ़ने का नहीं है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।